हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था गांधी जी के आरंभिक आंदोलन और आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। क्या है रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट तथा रॉलेट एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह होता है, यानी कि रॉलेट एक्ट का जो विरोध होता है उसे बोलते हैं रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। तो इसे हम आज पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पूर्व हम जो लास्ट लास्ट क्लास थी उसका रिवीजन करते हैं। यानी कि जो गांधी युग हमने प्रारंभ किया था, गांधी युग कब से कब है? 1919 से 1947 ईस्वी तक। जैसे कि हमने राष्ट्रवादी आंदोलन है, भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को हमने 3 पार्टों में विभाजित किया था: उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी युग। जो उदारवादी युग है वो है 1885 से 1905 ईस्वी तक, जबकि जो उग्रवादी युग है वो है 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक, जबकि गांधी युग है 1919 से 1947 ईस्वी। जो गांधी युग है उसमें हमने सबसे पहले देखा था, गांधी युग के अंतर्गत जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने पहले देखा था गांधी जी का जीवन परिचय, गांधी जी का जीवन परिचय। और सेकंड क्लास में हमने देखा था क्या? गांधी जी के द्वारा जो भारत में आरंभिक आंदोलन चलाए जाते हैं उन्हें देखा था। तो गांधी जी के जीवन परिचय में हमने पढ़ा था क्या? गांधी जी के जीवन परिचय में हमने जो गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश से पूर्व गांधी जी की पृष्ठभूमि देखी थी। तो गांधी जी के जीवन परिचय में हमने देखा था कि सर्वप्रथम इनका जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पर? पोरबंदर, काठियावाड़, गुजरात में। माता का नाम पुतलीबाई था, पिता करमचंद गांधी थे, जिन्हें कबा गांधी भी कहते हैं। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था कस्तूरबा गांधी के साथ। इसके अलावा जो 1887 में ये हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था और 1891 में ये बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत लौटे। इन्होंने सर्वप्रथम जो अपनी वकालत प्रारंभ की है बॉम्बे न्यायालय से, जबकि इनका पहला केस ममीबाई का केस था। उसके बाद जो गुजरात के व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, जिसकी फर्म थी डरबन में, डरबन फर्म, और जो हाजी खान मोहम्मद की प्रीटोरिया फर्म के मध्य जो विवाद चल रहा था उस मुकदमे में दुभाषियों के रूप में दादा अब्दुल्ला की तरफ से 1 साल के लिए गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन मई 1893 में जैसे ही गांधी जी जो अफ्रीका में पहुंचते हैं, वहां पर डरबन डरबन जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे गांधी जी। रेल से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, लेकिन बीच में ही जो नेटाल प्रांत की राजधानी है मैरिट्सबर्ग, वहां पर अंग्रेजों ने प्रथम श्रेणी के डिब्बे से गांधी जी को उतार दिया था। इस तरह गांधी जी प्रथम बार नस्ल भेद का शिकार कहाँ पर होते हैं? मैरिट्सबर्ग में। कब? मई 1893 में। कहाँ पर? जो मतलब साउथ अफ्रीका के मैरिट्सबर्ग में। 1894 में 1894 में गांधी जी के द्वारा किसकी स्थापना कर दी जाती है? नेटाल कांग्रेस की। किसकी? 1894 में गांधी जी के द्वारा नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है। इसके अलावा 1896 में ये भारत आते हैं और अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को लेकर पुनः कहाँ चले जाते हैं? साउथ अफ्रीका में। 1899 से 1902 के बीच इन्होंने जो बोअर युद्ध और जो जूलू विद्रोह है उनमें किनका समर्थन किया था? अंग्रेजों का, जिसके कारण अंग्रेज जो बोअर युद्ध में गांधी जी ने एम्बुलेंस कोर का गठन किया गया था। तो बोअर युद्ध और जो जूलू विद्रोह में गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करने के कारण इन्हें बोअर रत्न और जूलू रत्न से अंग्रेजों के द्वारा सम्मानित किया गया था। 1901 ईस्वी में गांधी जी भारत आए और कांग्रेस के अधिवेशन में जो गांधी जी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया था। इसके अलावा जून 1903 में इनके द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक अखबार आरंभ किया गया था। 1904 ईस्वी में इनके द्वारा फिनिक्स फर्म की भी स्थापना की जाती है। 1906 ईस्वी में क्या होता है कि जो ट्रांसवाल है, ट्रांसवाल में एक कानून पारित किया जाता है। कौन सा? एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट था, जिसके तहत भारतीयों को पंजीयन करवाना जरूरी कर दिया गया था, और इसके अलावा जो पंजीयन पत्र था उसको 24 घंटे अपने पास रखना जरूरी कर दिया था। तो गांधी जी ने विरोध स्वरूप पहले तो पंजीयन नहीं करवाया, यानी कि पहले तो नहीं करवाया, लेकिन जो कर्नल स्मर्ट्स थे उन्होंने गांधी जी को कुछ शर्तों पर पंजीयन के लिए राजी कर लिया गया था, लेकिन बाद में कि जो स्मर्ट्स था वो मुकर गया। इस कारण से गांधी जी ने
जो पंजीयन पत्र को सार्वजनिक रूप से जला दिया गया था। तो गांधी जी के द्वारा प्रथम बार यहाँ पर सत्याग्रह का प्रयोग किया गया। इसके अलावा सबने अवज्ञा का प्रयोग किया गया। किसका? सत्याग्रह और सबने अवज्ञा। सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया है? ट्रांसवाल में। सबने अवज्ञा का प्रयोग यहीं पर किया है। जो सत्याग्रह शब्द को गांधी जी ने लिया है, जो मगनलाल गांधी का शब्द था, सदग्रह को गांधी जी ने सत्याग्रह नाम दिया है। और इस प्रकार प्रथम बार सत्याग्रह का गांधी जी के द्वारा प्रयोग कहाँ किया गया है? ट्रांसवाल में, साउथ अफ्रीका में। जबकि सबने अवज्ञा का साधन जो गांधी जी ने डेविड थोरो की पुस्तक थी ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से लिया है। 1910 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा टॉल्स्टॉय फॉर्म या गांधी आश्रम की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? ट्रांसवाल में, जो कि जर्मन मित्र हर्मन कालवेक की सहायता से टॉल्स्टॉय फॉर्म की गांधी जी के द्वारा स्थापना की जाती है। इसी दौरान गांधी जी 1909 ईस्वी में कहाँ पर जाते हैं? लंदन में। वहाँ पर इन्होंने शिक्षित भारतीयों से मुलाकात की और लंदन से अफ्रीका लौटते समय इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। हिंद स्वराज कब लिखी है? 1909 ईस्वी में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते समय, जो कि प्रश्नोत्तर प्रारूप में लिखी गई है और गुजराती भाषा में लिखी, जिनका बाद में इन्होंने स्वयं ने ही अनुवाद कर दिया था। जिस समय दक्षिण अफ्रीका में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध हो रहा था, उसी समय ट्रांसवाल में कुछ और नए कानून बना दिए गए थे सरकार के द्वारा, जैसे कि भारतीयों के आव्रजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा गैर ईसाई भारतीयों के विवाह अमान्य कर दिए गए थे और जो गिरमिटिया मजदूर थे उन पर 3 पाउंड का टैक्स लगाया गया था। तो इन कानूनों के विरोध में गांधी जी ने 2000 मजदूरों के साथ ट्रांसवाल मार्च, जैसे कि यहाँ पर अपन पढ़ते हैं इंडिया में कौन सा? दांडी मार्च। उसी प्रकार से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया है ट्रांसवाल मार्च, जो कि कैसल से ट्रांसवाल के बीच किया था, जिसके कारण कस्तूरबा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गांधी जी के द्वारा ये विरोध या प्रतिरोध किए जाते हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ है? उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो कि एक भारतीय नेता है, उदारवादी नेता, उन्होंने एंड्रयूज और पियर्सन को दक्षिण अफ्रीका भेजा। इसके अलावा जो हार्डिंग ने आलोचना करते हुए कहा था कि कोई भी सभ्य देश ऐसे अत्याचार को सहन नहीं करेगा तथा इसकी जांच हेतु बेंजामिन रॉबर्टसन को अफ्रीका भेजा। गांधी, हार्डिंग, एंड्रयूज और गोखले के प्रयासों व दबावों के कारण उक्त कानून सरकार को वापस लेने पड़े। कब? 1914 ईस्वी में। जुलाई 1914 में गांधी जी ने अफ्रीका छोड़ दिया तथा वे लंदन चले गए थे। लंदन में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से भेंट की और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार कर लिया था। और गोखले ने गांधी जी को 2 बातें बताई। कौन कौन सी? 1 वर्ष तक केवल सुनना है, यानी कि कान खुले और मुंह बंद। जबकि दूसरी बात थी कि भारत भ्रमण करना है और भारत की समस्याओं को जानना है, जिससे कि जन समर्थन जुटाया जा सके। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे तथा अपना आवास अहमदाबाद के निकट किसको बनाया है? कोचरब। गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आश्रम कौन सा है? कोचरब आश्रम, जिसे 1917 में साबरमती आश्रम में ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि स्थानांतरण कर दिया। 1915 ईस्वी में हरिद्वार के कुंभ मेले में गांधी जी के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और स्वामी श्रद्धानंद से भेंट की। स्वामी श्रद्धानंद कौन थे? एक आर्य समाजी नेता थे। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए। यहाँ पर गांधी जी का पहला सार्वजनिक पदार्पण था। गांधी जी का पहला सार्वजनिक पदार्पण कहाँ पर होता है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में। 1 साल के लिए गांधी जी भारत भ्रमण किया और लोगों की समस्या को जाना। ये हमने पढ़ा था गांधीवादी युग की प्रथम क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन। जो गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन है, उनमें हमने पहला देखा था चंपारण किसान आंदोलन, दूसरा देखा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और तीसरा देखा था हमने खेड़ा किसान आंदोलन। तो जो चंपारण किसान आंदोलन था, उसका कारण क्या था? चंपारण किसान आंदोलन का कारण ये था, जो यूरोपियन बागान मालिक थे,
जिन्हें यूरोपियन नील भी कहा जाता है, उन्होंने किसानों से तिनकठिया पद्धति यानी कि जो किसानों से एक अनुबंध किया था, जिसके तहत किसानों के द्वारा जो 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन क्या हुआ था, जर्मनी में कृत्रिम नील विकसित कर ली गई थी, कृत्रिम नील का विकास कर लिया गया था, जिसके कारण जो नील की मांग बाजार में कम हो गई थी। तो जो यूरोपियन बागान मालिक थे, उन्होंने नील की खेती मतलब यूरोपियन बागान मालिक भी नील की खेती बंद करना चाहते थे और किसान इससे पहले ही परेशान थे। लेकिन जो यूरोपियन बागान मालिक थे, उन्होंने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए जो कर थे, जो टैक्स थे, उसमें वृद्धि कर दी किसानों की। इसके अलावा जो जमींदार वर्ग अपने खेतों में बिना मेहनताना दिए या बिना मजदूरी दिए किसानों से कृषि करवा रहे थे और किसान अत्यधिक ऋणग्रस्त तथा आर्थिक दुर्गति के शिकार थे। तो इनका प्रतिरोध किस प्रकार से किया गया? इनका प्रतिरोध मतलब बहुत पहले से चला आ रहा है, लगभग 1860 ईस्वी से। 1860 ईस्वी में जो दीनबंधु मित्र के द्वारा एक नाटक लिखा गया है, कौन सा, नील दर्पण, जिसमें भी इनका जिक्र किया गया है नील विरोध का। मगर 1917 में इसने आंदोलन का रूप धारण कर लिया और राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया। गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया है? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में कहाँ पर जाते हैं? चंपारण। सरकार के द्वारा यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 लागू कर दी गई थी, लेकिन गांधी जी को जांच की अनुमति दी गई तथा गांधी जी ने चंपारण का भ्रमण किया और लगभग 20,000 से अधिक किसानों से बयान लिए। जन समर्थन को बढ़ते देख बिहार के गवर्नर एडवर्ड गेट, कौन थे बिहार के गवर्नर? एडवर्ड गेट ने फ्रैंक सलाय की अध्यक्षता में तथा टेनर को सचिव बनाया गया था। फ्रैंक सलाय की अध्यक्षता में तथा टेनर की सचिवता में एक जांच कमेटी स्थापित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। कब? अक्टूबर 1917 में। और इस समिति ने निम्न रिपोर्ट दी। कौन कौन सी रिपोर्ट दी है? कि तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया जाए, किसानों से अवैध रूप से वसूले गए हर्जानी राशि का 25% पुनः लौटाया जाए, और इसके अलावा नवंबर 1918 ईस्वी में चंपारण कृषि अधिनियम लाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सुधार किए गए। इस आंदोलन का महत्व क्या है? गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया गया है गांधी जी के द्वारा चंपारण किसान आंदोलन में, जबकि गांधी जी के द्वारा प्रथम बार सत्याग्रह का उपयोग कहाँ पर किया गया था? ट्रांसवाल में। ओके, जो गांधी जी के द्वारा जो चंपारण आंदोलन है उसका विरोध किया था NG रंगा ने। ओके, जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर है उसने गांधी जी को किसकी उपाधि दी है चंपारण आंदोलन की सफलता के कारण? महात्मा की। जबकि महात्मा गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? गुरुदेव की। तो ये देखा था हमने चंपारण किसान आंदोलन। दूसरा देखा है हमने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि उस टाइम पे प्लेग महामारी फैल रही थी, जिसके कारण मजदूरों का फैक्ट्रियों से पलायन हो रहा था। तो मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए जो मिल मालिक थे, उन्होंने प्लेग बोनस देना स्टार्ट कर दिया। क्या? प्लेग बोनस देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही प्लेग का प्रकोप समाप्त होता है, कम होता है, तो मिल मालिकों ने जो प्लेग बोनस दे रहे थे उसको हटाने का निर्णय किया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई के चलते मजदूरों ने मांग रखी कि उनकी जो वेतन है उसमें 50% की वृद्धि की जाए। लेकिन मिल मालिकों ने कहा कि उनके वेतन में 20% की वृद्धि की जा सकती है। कितनी? 20% की। तो पहले इसका नेतृत्व कर रही थी कौन? अनसुईया बेन कौन है? अंबालाल साराभाई की बहन। जो अंबालाल साराभाई कौन थे? मिल मालिक थे। जो अनसुईया बेन ने पहले इसका नेतृत्व किया था और बाद में अनसुईया बेन ने गांधी जी को अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन में नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया और इसी दिन गांधी जी ने भूख हड़ताल आरंभ कर दी। क्या? भूख हड़ताल। जो भूख हड़ताल आरंभ की है गांधी जी के द्वारा 15 मार्च 1918 ईस्वी को, इसके कारण
जो एनी बेसेंट जैसे नेताओं की मध्यस्थता में मिल मालिक तथा उनके किसानों के मजदूरों के मध्य समझौता होता है और 27.5% की वेतन वृद्धि पर दोनों दोनों वर्ग हैं वो सहमत हो जाते हैं। पहले किसान मांग कर रहे थे 50% की, मिल मालिक सहमत थे 20% की वृद्धि पर। गांधी जी के आग्रह पर या गांधी जी के कहने पर जो किसानों ने अपनी मांग घटाकर कर दी थी 35%। तो 35% प्लस 20% अपॉन 2 करके 27.5% की वृद्धि पर दोनों पक्ष सहमत हो गए थे। इसके अलावा स्थायी समाधान के लिए आनंद शंकर बापू भाई ध्रुव के नेतृत्व में एक न्यायाधिकरण गठित किया गया, जिसने अगस्त 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 35% वेतन वृद्धि का सुझाव दिया गया। ओके, इस आंदोलन का महत्व क्या था कि गांधी जी के द्वारा पहली बार हड़ताल का साधन या भूख हड़ताल का साधन कहाँ पर अपनाया गया है? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। यहीं पर गांधी जी के द्वारा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया गया था। इसके अलावा अनसुईयाबेन व शंकरलाल बैंकर के सहयोग से 1918 में अहमदाबाद लेबर यूनियन का गठन किया गया। तीसरा आंदोलन हमने देखा था खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन, जो खेड़ा किसान आंदोलन है, इसका कारण क्या था? खेड़ा किसान आंदोलन का कारण ये था कि किसानों और सरकार के मध्य एक अनुबंध था, यानी कि सरकार ने एक नियम बना रखा था। नियम क्या था कि यदि फसल का उत्पादन 25% से कम होता है, किसी भी कारण से यदि फसल का उत्पादन 25% से कम होता है तो सरकार लगान माफ कर देगी, लगान माफ कर देगी। लेकिन क्या होता है कि उस समय पर जो फसलें खराब हो चुकी थी, इसके अलावा अकाल की स्थिति थी और प्लेग का प्रभाव था तथा वर्ल्ड वार प्रथम के कारण महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी तथा जो सरकार के जो अधिकारी थे उन्होंने गलत रिपोर्ट पेश की थी कि जो उत्पादन 25% से अधिक हुआ है और जो किसानों से टैक्स वसूल रहे थे, यानी कि किसानों से लगान वसूल रहे थे। तो इनका विरोध किया है किसानों के द्वारा किसके नेतृत्व में? मोहनलाल पंड्या, उसके अलावा शंकरलाल पारिख और मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में जो लगान वसूल रहे थे उनका विरोध किया गया है। कहाँ से? कापड़गंज इलाके, जो कि गुजरात में पड़ता है। नवंबर 1917 से लगानबंदी आंदोलन आरंभ किया गया था, यानी कि जो लगान के विरोध में लगानबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया था नवंबर 1917 से मोहनलाल पांड्या और शंकरलाल पारिख के नेतृत्व में। जनवरी 1918 ईस्वी में गुजरात सभा के द्वारा गांधी जी को जो खेड़ा किसान आंदोलन था उसमें आमंत्रित किया। गांधी जी को चंपारण किसान आंदोलन में राजकुमार शुक्ल के द्वारा आमंत्रित किया गया है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में अनसुईयाबेन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। जबकि जो खेड़ा किसान आंदोलन है उसमें किसने आमंत्रित किया था? गुजरात सभा के द्वारा। 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, ठक्कर बप्पा और शंकरलाल बैंकर और अनसुईयाबेन ने गांधी जी का सहयोग किया। गांधी जी के आह्वान पर मोहनलाल पांड्या पहले सत्याग्रही बने जिन्होंने अपनी फसल काटकर सरकार की अवज्ञा की। इसका परिणाम क्या निकला? विरोध को बढ़ता देख सरकार ने आदेश देकर कहा कि जो समर्थ है वे लगान दे और जो असमर्थ है उनका लगान माफ किया जाए। इसका महत्व क्या है? जो खेड़ा किसान आंदोलन है उसका महत्व क्या है कि गांधी जी के द्वारा पहली बार भारत में सविनय अवज्ञा का प्रयोग सफल हुआ। इसके अलावा हार्डीमैन ने कहा है कि गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला वास्तविक आंदोलन था। शंकरलाल पारिख ने खेड़ा आंदोलन का इतिहास लिखा है, यानी कि खेड़ा आंदोलन का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? शंकरलाल पारिख के। आज हम पढ़ेंगे क्या? रॉलट एक्ट और रॉलट एक्ट सत्याग्रह। रॉलट एक्ट, इसमें हम देखेंगे रॉलट एक्ट क्यों लाया गया है, फिर इसकी सिफारिश क्या थी, सिफारिश के बाद इसका परिणाम क्या निकला,
परिणाम के बाद हम देखेंगे इसका प्रतिरोध, यानी कि रॉलट एक्ट का प्रतिरोध। तो रॉलट एक्ट के प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप क्या होती है रॉलट एक्ट, जो रॉलट सत्याग्रह। जो रॉलट एक्ट है, रॉलट एक्ट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉलट एक्ट क्यों लाया गया, रॉलट एक्ट को लाने का कारण क्या था। तो रॉलट एक्ट को लाने का कारण था जो प्रथम विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार फर्स्ट है, उसके दौरान जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए अस्थायी रूप से भारत सरकार के द्वारा इंडियन डिफेंस एक्ट लाया गया था। कौन सा? इंडियन डिफेंस एक्ट। इंडियन डिफेंस एक्ट लाया गया था कब? 1915 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए अस्थायी रूप से भारत सरकार के द्वारा इंडियन डिफेंस एक्ट 1915 लाकर जो सरकार को विशिष्ट शक्तियां दी गई थी। इस एक्ट के स्थान पर, यानी कि जो इंडियन डिफेंस एक्ट है उसके स्थान पर एक स्थायी कानून लाने तथा भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनके कारणों का पता लगाने के लिए न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। कब? 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को। 10 दिसंबर 1917 ईस्वी को एक आयोग गठित किया गया है। किसके लिए? इंडियन डिफेंस एक्ट, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने हेतु अस्थायी रूप से भारत सरकार को इंडियन डिफेंस एक्ट 1915 लाकर विशिष्ट शक्तियां दी गई थी। इस एक्ट के स्थान पर स्थायी कानून लाने तथा भारत में हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों के कारणों का पता लगाने हेतु न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी या एक आयोग गठित किया गया था। कब? 10 दिसंबर 1917 में। इसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। कौन? कुमारस्वामी, यानी कि जो रॉलट जो कमेटी थी, रॉलट जो आयोग था, उसमें 2 भारतीय शामिल थे, कुमारस्वामी तथा पीसी मित्र। कौन? पीसी मित्र तथा कुमारस्वामी, 2 भारतीय शामिल थे। किसमें? रॉलट आयोग में। जो रॉलट की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया है, उन्होंने सिफारिश क्या दी है? जो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया है उसकी सिफारिशें क्या थी? उनकी सिफारिश ये थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य कारण भारत में सुरक्षा कानूनों की कमजोरी है, यानी कि भारत में ठीक प्रकार से सुरक्षा कानून नहीं है, सुरक्षा कानूनों की कमजोरी है। अतः क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु एक कड़ा कानून लागू करना होगा। इनकी सिफारिश क्या थी कि क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य कारण भारत में सुरक्षा कानूनों की कमजोरी है, अतः क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु एक कड़ा कानून लागू करना होगा। इसके अलावा इन्होंने इस रिपोर्ट का आधार, जो ये रिपोर्ट दी है कमेटी के द्वारा, उसका आधार क्या था? ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा पंजाब व बंगाल में भेजी जा रही 4-5 महीनों की रिपोर्ट थी। बंगाल और पंजाब के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। यह रिपोर्ट 15 अप्रैल 1918 को प्रस्तुत की गई। आयोग का गठन किया गया 10 दिसंबर 1917 को, जबकि रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 15 अप्रैल 1918 को। जो ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उसका परिणाम क्या निकला? इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का परिणाम ये निकला कि इस रिपोर्ट के आधार पर 2 विधेयक लाए गए। कौन कौन से? एक है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम बिल। कौन सा? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट या बिल नंबर 1 है, जिसको कहते हैं बिल नंबर 1। यानी कि इसके द्वारा 2 विधेयक लाए गए थे। कौन कौन से? द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम बिल, इसे बोलते हैं बिल नंबर 1। ओके,
जबकि दूसरा बिल था कौन सा, आईपीसी संशोधन विधेयक, जिसको कहा जाता है बिल नंबर 2। जो बेसिकली जो रॉलेट एक्ट जिसे हम कहते हैं वो बिल नंबर 1 ही है, क्योंकि बिल नंबर 2 है उसको निरस्त कर दिया जाएगा आगे जाकर। तो बिल नंबर 1 के अंतर्गत क्या था, यानी कि जो दी अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम बिल या एक्ट, इसके अंतर्गत ये था कि जो क्रांतिकारी गतिविधि है उनके मुकदमे, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के जो मुकदमे हैं उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट की 3 जज की अदालत में किया जाएगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के मुकदमे को सीधे हाई कोर्ट की 3 जज की बेंच में या 3 जज की बेंच में विवाद को ले जाया जाएगा। जो हाई कोर्ट में सीधे ले जाने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि निचली अदालत में यदि इन मुकदमों को नहीं ले जाया जाएगा, तो यदि निचली अदालत में इन बिलों को ले जाया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो अपील कर सकते हैं, यानी कि वो ऊपर के कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन इसे डायरेक्ट कहाँ पर भेजा गया है, हाई कोर्ट में, जिसके कारण आरोपी के पास अपील का अवसर नहीं होगा। किसका, अपील का अवसर नहीं होगा तथा निर्णय भी त्वरित रूप से होंगे, यानी कि क्रांतिकारियों के बचने का कोई चांस नहीं है। इसी के तहत दूसरा पॉइंट था कि जो संदेहास्पद व्यक्ति है, यानी कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और अनजान क्षेत्र पर भेजा जा सकता था, जो अपना वकील भी नहीं कर सकता। रॉलेट एक्ट की मेन परिभाषा ही ये है कि मतलब रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मेन जो धारा है वो यही है कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे कहीं भी भेजा जा सकता है तथा वह व्यक्ति अपना वकील भी नहीं कर सकता। प्रांतीय सरकारों को यह शक्ति दी गई थी कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर वो अनजान क्षेत्र पर भेज सकती थी और जिसको अपना वकील करने का भी अधिकार नहीं था। इसी को काला कानून कहा गया। जबकि दूसरा विधेयक क्या था, यानी कि बिल नंबर 2 क्या था, आईपीसी संशोधन विधेयक था, जिसके अंतर्गत फौजदारी कानूनों में स्थायी परिवर्तन की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा राजद्रोह सामग्री के प्रकाशन व संग्रहण को अपराध घोषित किया गया था और तीसरी धारा थी इसमें कि सरकारी गवाह को सुरक्षा देने का प्रावधान था। जो ये दोनों विधेयक थे उन्हें 6 फरवरी 1919 को वायसराय की परिषद में रखे गए थे। कहाँ पर, वायसराय की परिषद में रखे गए थे। कब, 6 फरवरी 1919 में। जो ये दोनों बिल थे इन बिलों का सभी भारतीय प्रतिनिधियों ने विरोध किया सिवाय शंकरन नायर के, यानी कि सभी जो भारतीय प्रतिनिधि थे उन्होंने इस बिल का विरोध किया। इस विरोध के बावजूद भी जो विधेयक नंबर 1 था, यानी कि जो विधेयक 1 था वो 18 मार्च 1919 को पारित हो गया। कब, 18 मार्च 1919 को विधेयक पारित हो गया। सबसे पहले जो आयोग है रॉलेट एक्ट या रॉलेट आयोग कब गठन किया गया, 10 दिसंबर 1917 को। इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 15 मार्च 1918 को। इसके आधार पर 2 बिल लाए गए हैं, द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम बिल, जबकि दूसरा था आईपीसी संशोधन विधेयक जिसे बिल नंबर 2 कहते हैं, जबकि पहले वाले को बिल नंबर 1 बोलते हैं। जो बिल नंबर 2 है, जो भारतीय प्रतिनिधियों के विरोध के कारण इसे निरस्त कर दिया गया था, लेकिन जो बिल नंबर 1 है उसे 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया। 18 मार्च को विधेयक कानून बन गया, जिसे काला कानून कहा गया। किसे, काला कानून। इसके अलावा नए अपील, नए दलील और नए वकील, नए दलील और नए वकील वाला कानून कहा गया। किसे, जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया उसे कहा गया है। इसके विरोध में जिन्ना, मजहर उल हक, मदन मोहन मालवीय और बी एस शर्मा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और दबाव के कारण विधेयक संख्या 2 वापस ले लिया गया। मगर 21 मार्च 1919 को यह बिल जो पारित किया गया था, कब, 18 मार्च को पारित किया गया और 21 मार्च को यह कानून लागू कर दिया। दिसंबर 1917 में आयोग गठित किया गया है। 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। 6 फरवरी 1919 को जो वायसराय की परिषद में रखा गया है।
18 मार्च 1919 को यह विधेयक कानून बन गया। और इसके अलावा 21 मार्च 1919 को यह कानून या विधेयक जो कानून बना था उसे लागू कर दिया गया। गांधी जी ने विधान परिषद में प्रथम व आखिरी बार इन बिलों की चर्चा पर भाग लिया था मार्च 1919 में। गांधी जी के द्वारा विधान परिषद में प्रथम व आखिरी बार भाग इन बिलों की चर्चा पर लिया है। कब? मार्च 1919 ईस्वी में। जो इस काले कानून था, जो ये काला कानून था, यानी कि जो रॉलेट एक्ट था, उनके विरोध में भारतीय प्रतिरोध किस प्रकार से हुआ? यानी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीय प्रतिरोध के रूप में क्या किया गया था? 24 फरवरी 1919 को 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने गांधी जी ने कहाँ पर? साबरमती आश्रम में। 24 फरवरी 1919 को गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अहमदाबाद में, एक सभा बुलाई गई जिसमें होम रूल के सदस्यों ने भाग लिया। होम रूल के सदस्यों ने मुख्य रूप से भाग लिया। मैंने आपको पढ़ाया था क्या? होम रूल आंदोलन, जिसमें जो होम रूल आंदोलन, तिलक के द्वारा जो होम रूल आंदोलन चलाया गया, उसके पतन का कारण क्या था? कि जो 1918 ईस्वी में तिलक सिरौल केस के अंतर्गत लंदन चले गए थे, और जो तिलक की होम रूल लीग के जो सदस्य थे वो गांधी जी के आंदोलन से जुड़ गए। तो गांधी जी के आंदोलन से कहाँ पर जुड़े हैं? जो साबरमती आश्रम में एक सभा बुलाई जिसमें होम रूल के सदस्यों ने मुख्य रूप से भाग लिया। और इस सभा में जो प्रस्तावित कानून थे, कौन कौन से कानून? जो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत जो प्रस्तावित कानूनों के विरोध हेतु एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की। किसकी? सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की है? 24 फरवरी 1919 को। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर? साबरमती आश्रम में। कौन सदस्य थे इसमें? जो होम रूल तिलक के जो होम रूल लीग के जो सदस्य थे वो इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी बने तथा हार्डीमैन को इसका उपाध्यक्ष बनाया, तथा सचिव थे इसके शोभानी। इस मंच के जरिए जनमत जुटाने हेतु गांधी जी ने प्रमुख नगरों की यात्रा की। जो सत्याग्रह सभा जिसकी स्थापना की गई है गांधी जी के द्वारा 24 फरवरी 1919 को, कहाँ पर? साबरमती आश्रम में। सत्याग्रह सभा के कार्यक्रम क्या थे? यानी कि एक सभा का गठन किया गया, फिर उसके कार्यक्रम तय किए गए थे। कार्यक्रमों में क्या क्या तय किया गया था? कि जो स्वयं सेवक है, जो कि सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो स्वयं सेवकों को जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें थी, उन्हें सार्वजनिक रूप से बेचकर गिरफ्तारी देना। प्रतिबंधित पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से बेचकर गिरफ्तारी देना स्वयंसेवकों द्वारा। कब? 23 से 25 मार्च के बीच। इसके अलावा जो 30 मार्च 1919 को देशव्यापी उपवास व प्रार्थना के द्वारा सद्बुद्धि की प्रार्थना करना, यानी कि 30 मार्च जो कि रविवार का दिन था, देशव्यापी उपवास व प्रार्थना के द्वारा सरकार को सद्बुद्धि की प्रार्थना करना। लेकिन आगे क्या किया था? कार्यक्रम में चेंज कर दिया गया था। कार्यक्रम में चेंज क्या किया गया था? जो 30 मार्च की डेट थी उसे चेंज करके कर दिया गया था 6 अप्रैल। किसको? 30 मार्च को चेंज करके कितना कर दिया गया था? 6 अप्रैल। यानी कि जो हड़ताल, यानी कि जो उपवास व प्रार्थना के द्वारा सरकार को सद्बुद्धि की जो प्रार्थना की जानी थी, यानी कि जो गांधी जी के द्वारा जो हड़ताल का आयोजन किया जा रहा था, उसकी तिथि चेंज कर जो रॉलेट सत्याग्रह हेतु तिथि कब कर दी गई थी? 6 अप्रैल। लेकिन क्या हुआ था उस समय? सूचना के इस प्रकार वर्तमान समय की तरह संचार के साधन नहीं थे। इस कारण से जो सूचना के अभाव के कारण कई स्थानों पर जैसे कि दिल्ली, अमृतसर आदि स्थानों पर 30 मार्च को ही प्रदर्शन प्रारंभ हो गया। कब? 30 मार्च को। लेकिन इसको चेंज करके 6 अप्रैल किया गया था, लेकिन सूचना के अभाव के कारण कई स्थानों पर 30 मार्च को ही प्रदर्शन स्टार्ट हो गया। सर्वप्रथम दिल्ली में रॉलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ और स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में रैली निकाली गई तथा झड़प हुई जिसमें 5 लोग मारे गए, और लेकिन दोनों धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई। दोनों धर्म यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के मध्य एकता स्थापित हुई। जो गांधी जी के द्वारा जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था, इसमें गांधी जी का साथ किसने दिया और गांधी जी का विरोध किसने किया था? गांधी जी का साथ दिया था तिलक ने, इसका पूर्ण समर्थन किया।
बाल गंगाधर तिलक ने गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया जा रहा था उसका पूर्ण समर्थन किया। इसके अलावा जो केलकर और खापाड़े थे उन्होंने गांधी जी का विरोध किया। जो तिलक की होम रूल लीग के सदस्य थे कौन, केलकर और खापाड़े ने इस जो गांधी जी के द्वारा जो जो रॉलट एक्ट सत्याग्रह चला रहा था उसका विरोध किया। एनी बेसेंट ने आरंभ में इसका समर्थन किया गांधी जी का, लेकिन बाद में इसका विरोध करने लग गई तथा काले कानूनों यानी कि जो रॉलट एक्ट था उसका समर्थन करने लगे। गांधी जी को एनी बेसेंट के द्वारा गांधी जी को राजनीतिक बच्चा की संज्ञा दी गई, यानी कि गांधी जी अभी राजनीति में एक बच्चे के समान है। गांधी जी को राजनीतिक बच्चा किसने कहा? एनी बेसेंट ने। कब कहा है? गांधी जी के द्वारा रॉलट एक्ट सत्याग्रह को चलाने के बाद तथा सैनिकों के द्वारा जो फायर किया जा रहा था उसके अधिकार का समर्थन किया। गांधी जी के एनी बेसेंट के पतन का कारण ही यही था, क्योंकि उन्होंने अगस्त घोषणा के बाद अपने जो आंदोलन जो चला रखा था उसको आंदोलन से पीछे हट गई और उसके अलावा इन्होंने गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह चलाया जा रहा था उसका विरोध किया। तो आज हमारे द्वारा क्या पढ़ाया गया है? रॉलट एक्ट सत्याग्रह, रॉलट एक्ट, फिर उसके बाद प्रतिरोध स्वरूप रॉलट एक्ट सत्याग्रह। रॉलट एक्ट का कारण क्या था? रॉलट एक्ट क्यों लाया गया था? वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी उनको रोकने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के समय इंडियन डिफेंस एक्ट लाया गया था 1915 में। तो उनके स्थान पर एक स्थायी कानून लाने तथा भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां घट रही उनका कारण जानने के लिए न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। कब? 10 दिसंबर 1917 में, जिसमें 2 भारतीय थे कौन? कुमार स्वामी और पीसी मित्र। जो इस आयोग के द्वारा सिफारिश कौन कौन सी दी गई है? इस आयोग के द्वारा सिफारिश दी गई थी कि जो क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य कारण क्या है कि भारत में सुरक्षा कानूनों की कमजोरी है, अतः क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु एक कड़ा कानून लाया जाए। यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है 15 अप्रैल 1918 में। 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। आयोग का गठन किया गया है 10 दिसंबर 1917 को। जो इनके द्वारा जो सिफारिश की गई है उसका परिणाम क्या निकला है? उसके द्वारा 2 विधेयक लाए गए थे। सरकार के द्वारा 2 विधेयक लाए गए हैं। कौन कौन से? एक विधेयक, फर्स्ट विधेयक था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट, जबकि दूसरा था आईपीसी संशोधन विधेयक। जो बिल नंबर 1 था वहीं आगे चलकर रॉलट एक्ट बना। रॉलट एक्ट जो बिल नंबर 1 क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों को मुकदमे को सीधे हाई कोर्ट में ले जाया जाएगा 3 जजों की बेंच के सामने, जिससे कि आरोपी को अपील का अवसर नहीं मिलेगा तथा निर्णय भी त्वरित रूप से होगा। इसके अलावा दूसरी धारा थी इसमें कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है और अनजान क्षेत्र पर भेजा जा सकता है, जो अपना वकील भी नहीं कर सकता। इस कानून को कहा गया है काला कानून। ये जो शक्ति दी गई थी प्रांतीय सरकारों को दी गई थी। 6 फरवरी 1919 को यह विधेयक कहाँ पर रखा है? वायसराय की परिषद में। इसका सभी भारतीयों ने प्रतिरोध किया था और इनके विरोध के बावजूद भी 18 मार्च 1919 को यह बिल पारित हो गया, यानी कि जो बिल नंबर 1 है वो पारित हो गया, जो कि 21 मार्च 1919 को लागू भी कर दिया गया था। जो बिल नंबर 1 है यानी जो रॉलट एक्ट है उसको क्या कहा गया है? काला कानून, न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून। गांधी जी के द्वारा विधान परिषद में प्रथम व आखिरी बार भाग इन बिलों की चर्चा पर मार्च 1919 में लिया गया था। इस काले कानून का भारत में किस प्रकार से प्रतिरोध किया गया था? 24 फरवरी 1919 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम में एक सभा बुलाई जिसमें कि होम रूल के सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था और इस सभा में प्रस्तावित कानूनों के विरोध हेतु एक सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं बने, यानी कि स्वयं गांधी जी बने तथा हार्डीमैन को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया और शोभानी को इसका सचिव बनाया गया। इस मंच के जरिए जनमत जुटाने हेतु गांधी जी ने प्रमुख नगरों की यात्रा की थी। जो सत्याग्रह सभा थी इसके कार्यक्रम क्या थे? सत्याग्रह सभा के कार्यक्रम थे कि स्वयंसेवकों को प्रतिबंधित पुस्तकें सार्वजनिक रूप से बेचकर गिरफ्तारी देनी थी। दूसरा था कि 30 मार्च को देशव्यापी हड़ताल की जाएगी, उपवास और प्रार्थना के माध्यम से सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की जाएगी, लेकिन बाद में इसे चेंज करके कर दिया गया था 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को रॉलट सत्याग्रह की तिथि निश्चित की गई, मगर सूचना के अभाव में 30 मार्च को ही प्रदर्शन स्टार्ट हो गए। 30 मार्च को स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में दिल्ली में रॉलट सत्याग्रह हुआ तथा रैली निकाली गई। इस यात्रा का यह
इस जो सत्याग्रह है, रोलट एक्ट सत्याग्रह, उसका समर्थन किया गया था तिलक के द्वारा, जबकि केलकर और खापर्डे ने इसका विरोध किया। एनी बेसेंट ने प्रारंभ में इसका समर्थन किया लेकिन बाद में इसका विरोध किया तथा काले कानूनों का समर्थन किया। इसके अलावा गांधी जी को राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट के द्वारा कहा गया है और सैनिकों के द्वारा जो फायर किया जा रहा था, जो गोलीबारी की जा रही थी, उनका समर्थन किया है एनी बेसेंट के। जो रोलट एक्ट है, रोलट एक्ट सत्याग्रह है, इसका ही बढ़ता हुआ रूप यानी कि इसी की आगे की कड़ी है कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि तीनों बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रोलट एक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा? रोलट एक्ट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद होगी हंटर कमेटी और तहकीकात कमेटी का गठन। उसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? खिलाफत आंदोलन और फिर असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी का प्रथम बड़ा आंदोलन। गांधी जी के 3 प्रमुख आंदोलन है, कौन कौन से? असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और तीसरा बड़ा आंदोलन है कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।